नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी के लिए जगे चिराग के प्रेम की, बिहार में बैकफुट पर आई बीजेपी की, जानेंगे कि कितनी गई डीयू की दूसरी कट ऑफ लिस्ट, और राजस्थान में गुर्जरों का मूड क्यों है ऑफ। साथ ही बात सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक की, और आखिर में बात अर्थव्यवस्था पर सरकार की सफाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों। त्योहारी सीजन में रेलवे कर्मचारी नाराज। रेलवे कर्मचारियों ने दिया अल्टीमेटम, 20 अक्टूबर तक नहीं मिला बोनस तो 22 अक्टूबर से रोक देंगे रेल। अब बिहार में कांग्रेस प्रचार को मिलेगी गति। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने जारी किया चुनावी प्रचार गीत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया लॉन्च। गाने के बोले बिहार बदले सरकार। मुख्यमंत्री योगी ने किया मिशन शक्ति का शुभारंभ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुहिम की शुरुआत। मुहिम के तहत यूपी पुलिस में होगी 20% बेटियों की भर्ती। नहीं थम रहा कृषि कानून का विरोध। सरकार के अपने छोड़ रहे हैं साथ। कानून के विरोध के बाद अब बीजेपी महासचिव मालविंदर कंग ने दिया इस्तीफा। आईपीएल 2020 का कल चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर। दोनों ही टीमों के लिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए जीत जरूरी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में तेजस्वी यादव तो लगातार नीतीश कुमार पर तीखे तीर छोड़ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा तो चिराग पासवान नीतीश की बखिया उधेड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को लेकर चिराग का रुख दूसरा है। चिराग ने आज पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से भी अब चिराग को लेकर ज्यादा बयानबाजी नहीं हो रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक वक्त था जब बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी की तिकड़ी विरोधियों के खिलाफ एक साथ हुंकार भरती थी, एक मंच साझा करती थी, एक सुर में आवाज उठाती थी। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने इस दोस्ती को इस कदर बिखेर दिया कि आज साथी ही बेगाने बनकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। चिराग पासवान ही नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और घेराबंदी भी इतनी जबरदस्त कि सत्ता तक हिलाने की चेतावनी दे रहे हैं। आज तो उन्होंने नीतीश के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि नीतीश कुमार उनके और पीएम के बीच दूरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो केवल फूट डालो और राज करो की नीति पर भरोसा करते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ने प्रचार का पूरा जोर मेरे और प्रधानमंत्री जी के बीच दूरी दिखाने में लगा रखा है। बांटो और राज करो की नीति में माहिर मुख्यमंत्री हर रोज मेरे और भाजपा के बीच दूरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी को अपना जिगरी दोस्त बताते हुए कहा कि मेरे और प्रधानमंत्री के रिश्ते कैसे हैं, मुझे ये प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ चिराग सहानुभूति कार्ड चलना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पापा जब अस्पताल में थे तब से लेकर उनकी अंतिम यात्रा तक उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी धर्म संकट में पड़े। वे अपना गठबंधन धर्म निभाएं। नीतीश कुमार को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ भी कुछ कहना पड़े तो निसंकोच कहें। चिराग पासवान के इस बयान से साफ है कि वो बीजेपी को अपने पास ही रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे केंद्र की सत्ता में बने रहने का उन्हें फायदा मिलता रहेगा। और साथ ही अगर बिहार में नीतीश से गठबंधन तोड़ने की नौबत आएगी तो बीजेपी एलजेपी का ही साथ देगी। यही वजह है कि पासवान नीतीश पर बरसकर बीजेपी के दिल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या नीतीश को छोड़ देती है या चिराग का साथ देती है। राजीव जी, बिहार में एलजेपी जेडीयू के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी के साथ है। जेडीयू बीजेपी के साथ है, एलजेपी के खिलाफ है। बीजेपी साथ तो जेडीयू के है, लेकिन एलजेपी को भी दूर नहीं करना चाहती। ऐसे में सवाल यह है कि कौन किसका सच में साथ दे रहा है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन कर फंस गए हैं या बिहार की जनता को फंसाने की कोशिश हो रही है? देखिए आदित्य, बिहार में चुनाव के वक्त एक जुमला चल पड़ा है कि बिहार में काबा, और ऐसा लग रहा है कि इसका सटीक जवाब है कि बिहार में उलझन बा। दरअसल दिलचस्प बात यह है आदित्य कि उलझन अपने आप पैदा नहीं हुई है, बल्कि सियासी चालों के कारण सारे समीकरण उलझे हुए हैं। गठबंधन की राजनीति में नफे नुकसान को देखते हुए ही साथी बनाए जाते हैं, और चिराग पासवान इस वक्त यही चाल चल रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान, जब उन्होंने ऐसा नारा दिया था तभी ये साफ हो गया था। उन्होंने साफ कर दिया था कि कुछ खास जनाधार न होते हुए भी लोजपा बिहार में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए पैतरे चलेगी। जेडीयू का विरोध और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री न बनने देने जैसे दावे इसी पैतरे के तहत किए गए हैं। जबकि इस वक्त राजनीति में भाजपा का कद चिराग अच्छे से समझते हैं। केंद्र में चिराग भाजपा के साथ हैं और उनके पिता रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री भी थे। इसीलिए भाजपा का विरोध करके चिराग अपने लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं करना चाहते, बल्कि नीतीश को पीछे खींचकर वे अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने मोदी जी के प्रति भावुकता को अपनी सीढ़ी बनाया है। पिता के चले जाने के बाद जो है वो सहानुभूति कार्ड खेल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे
से उनके पिता के लिए मोदी जी महत्वपूर्ण थे। कुल मिलाकर चिराग पासवान बहुत सोच समझकर अपने मोहरे चल रहे हैं आदित्य, और इन मोहरों में चालाकी, चुनौती, भावुकता, सहानुभूति, समर्पण सबका इस्तेमाल हो रहा है। देखना यह है आदित्य कि इस रणनीति में बिहार के वोटर उलझते हैं या फिर चिराग के लिए ही ये जाल बन जाएगा। धन्यवाद राजू जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। बिहार में अब स्टार प्रचारकों को लेकर भी बीजेपी अपने नेताओं की नाराजगी झेल रही थी। इसके बाद अब बीजेपी की ओर से नए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है और लिस्ट में उन 2 नेताओं के नाम को शामिल किया गया है जिनकी वजह से बीजेपी मुश्किल में फंस गई थी। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जैसे ही स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, वैसे ही पार्टी में किरकिरी होनी शुरू हो गई। विपक्ष से लेकर अपने पार्टी के नेताओं ने राजीव प्रताप रूडी और शहनवाज हुसैन का नाम ना होने पर सवाल उठाए। यह हल्ला बोल पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा था, इसीलिए बीजेपी ने तुरंत सूची में रूडी और शहनवाज हुसैन का नाम डाल दिया। दूसरे चरण की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, संजय जायसवाल, सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, अश्विनी कुमार चौबे, नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, रघुवर दास, मनोज तिवारी और बाबूलाल मरांडी के प्रमुख नाम हैं। इन दिग्गजों के साथ राजीव प्रताप रूडी, शहनवाज हुसैन का नाम भी जोड़ दिया गया है। इन नेताओं को शामिल कर बीजेपी ने पार्टी में मची बगावत को शांत करने की कोशिश की है, क्योंकि पहले रूडी से लेकर शहनवाज हुसैन से नाराजगी जाहिर की गई थी। रूडी ने कहा था कि इस सूची में शामिल नहीं किया जाना मेरे लिए दुख की बात है। पार्टी ने मुझे विधायक के स्तर पर भी नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ सूची में नाम नहीं शामिल होने पर शहनवाज ने कहा कि बीजेपी ने इस पर फैसला लिया है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। पार्टी द्वारा सौंपे गए काम करना ही मेरा फर्ज है। मुझे सूची में शामिल नहीं करना पार्टी का फैसला है, मैं इस पर कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। इस नाराजगी के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, इसीलिए उसने अब दोनों नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर लिया है। हालांकि अभिनेता से नेता बने रवि किशन इस बार स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर हैं। वो भोजपुरी के सुपरस्टार और बिहार में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। इसे लेकर भी अब पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार में स्टार प्रचारकों की सूची बीजेपी के लिए परेशानी का सवाल बनी हुई है। वहीं डीयू के कॉलेजों में प्रवेश लेना भी छात्रों के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनता दिख रहा है, क्योंकि एडमिशन के लिए जो दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है उसने छात्रों के होश उड़ा दिए हैं। कई कॉलेजों में तो सीटें पहली कट ऑफ के बाद ही फुल हो गई। तो किस विषय में क्या है कट ऑफ का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक के प्रवेश के लिए आज दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस बार भी अधिकांश छात्रों के हाथों में मायूसी ही लगती दिख रही है। जनरल कैटेगरी के कई विषयों की सीटें फुल हो गई हैं। पहली कट ऑफ लिस्ट में ही कॉलेजों में अधिकांश विषयों की 40 से 60% सीटें भर गई थी। हिंदू कॉलेज और इंद्रप्रस्थ यानी IP कॉलेज ऑफ वुमेन में BA ऑनर्स अंग्रेजी प्रोग्राम के लिए दाखिला दूसरी सूची में सामान्य श्रेणी के लिए बंद हो गया है। पहली कट ऑफ पिछले शनिवार को जारी की गई थी, जिसके बाद करीब 50% सीटें भरी गई हैं। दूसरी कट ऑफ से छात्रों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। डीयू की दूसरी कट ऑफ लिस्ट भी पहली कट ऑफ लिस्ट के ही समान है और ये मामूली गिरावट के साथ 98.2% पर अटक गई है, जिससे छात्र परेशान हैं। मेधावी छात्रों को भी 1-2 नंबर कम होने के कारण दाखिला नहीं मिल पा रहा है। दूसरी कट ऑफ में हिंदू कॉलेज में मैथमेटिक्स कोर्स के लिए कट ऑफ 98.75% है। केमिस्ट्री प्रोग्राम के लिए रामजस कॉलेज का कट ऑफ 1% गिरकर 98% से 97% रह गया है। मैथमेटिक्स कोर्स में 0.5% अंकों की गिरावट आई है। कट ऑफ 96.5% है। फिजिक्स कोर्सेज के लिए कट ऑफ 97.33% है। बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70,000 अंडर ग्रेजुएट सीटें हैं। दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद एडमिशन 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस साल स्वास्थ्य मुसीबत के कारण डीयू प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। डीयू की दूसरी कट ऑफ लिस्ट भी छात्रों की टेंशन कम नहीं कर पाई। दूसरी ओर राजस्थान की गहलोत सरकार भी टेंशन में बनी हुई है। राजस्थान में गुर्जरों ने गहलोत की परेशानी बढ़ा रखी है। शिक्षा और नौकरी में कोटे की मांग को लेकर गुर्जर नेताओं ने आज महापंचायत बुलाई थी, जिसमें यह तय हुआ कि सरकार अगर मांगे नहीं मानती तो 1 नवंबर को राजस्थान में चक्का जाम करेंगे। तो क्या गहलोत सरकार से गुस्सा है गुर्जर, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर नेताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें गुर्जर नेताओं ने अपनी ताकत दिखाते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई
तो गुर्जर समुदाय 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर देगा। दरअसल गुर्जरों की मांग है कि बैकलॉग भर्ती में 35,000 पद गुर्जर समुदाय के लोगों को दिए जाए। इसके अलावा गुर्जर आंदोलन के कारण जो महिलाएं विधवा हुई हैं उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही गुर्जर समुदाय द्वारा किए गए आंदोलन में भी जो मामले दर्ज किए गए हैं वो सभी वापस लिए जाएं। गुर्जरों की इस महापंचायत में करीब 2,500 लोग इकट्ठा हुए थे, जबकि गुर्जर नेताओं की उम्मीद थी कि इस महापंचायत में 20,000 लोग जमा होंगे। महापंचायत को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। महापंचायत में किरोड़ी सिंह बैसला के निशाने पर राज्य की अशोक गहलोत सरकार रही। बैसला ने ऐलान करते हुए कहा कि हम लोग शांति चाहते हैं, लेकिन सरकार भी समझ ले कि हमारी मांगों को पूरा करने के लिए जल्द ही सकारात्मक विचार करे, अन्यथा हम लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। बैसला के ऐलान के बाद अब पूरे मसले पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस मामले पर गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने मामले को उलझाया है और वो केवल गुर्जरों को आश्वासन देकर काम चला रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि 1 नवंबर से पहले गहलोत सरकार क्या कदम उठाती है। गुर्जरों की चेतावनी से गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो महाराष्ट्र में ईडी डिप्टी सीएम अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ाती दिख रही है, क्योंकि 2012 का एक मामला फिर से ईडी ने संज्ञान में लिया है। जी हां, सिंचाई विभाग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने विभाग के कई नियमों के खिलाफ अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। गैर बीजेपी शासित राज्य में सत्तासीन नेताओं की टेंशन केंद्र सरकार के कारण अक्सर बढ़ती रहती है। जी हां, अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में सिंचाई विभाग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने विभाग के कई निगमों के खिलाफ अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर जांच का दायरा बढ़ा दिया है। निदेशालय ने विदर्भ सिंचाई विकास निगम, कृष्णा घाटी सिंचाई प्रोजेक्ट और कोंकण सिंचाई विकास विभाग से जुड़े सभी ठेकेदारों और जल संसाधन विभाग के अफसरों की ओर से किए गए बांधों के टेंडर, रिवाइज अप्रूवल के संबंध में जांच शुरू कर दी है। ऐसे में अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला 2012 में सामने आया था। इससे पहले अजीत पवार 1999 से लेकर 2009 तक महाराष्ट्र के जल संसाधन मंत्री रहे थे। इसी मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पवार को बीते साल ही क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद इस मामले में बीते 27 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका के तुरंत बाद ही अगले दिन राज्य में महाविकास अघाड़ी सत्ता में आई थी। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पवार समेत अन्य को 25,000 करोड़ के महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकों में अनियमितता मामले में क्लीन चिट दी है। ईडी ने कोर्ट में ईडब्ल्यूओ के इस निर्णय का पुरजोर विरोध किया है। ऐसे में शुरू हो रही यह जांच निश्चित ही राज्य के डिप्टी सीएम पवार को मुश्किलों में डाल सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को परेशानी में डाला है, तो मध्य प्रदेश में सिंधिया की परेशानी कम नहीं हो रही है। जब से वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं, तभी से कांग्रेस लगातार सिंधिया को घेरने में जुटी है। और अब मध्य प्रदेश में जब उपचुनाव हो रहे हैं, तो कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की है, उससे ज्योतिरादित्य सिंधिया की परेशानी बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिराकर बीजेपी ने सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अब उसके लिए सरकार को बचाए रखना बेहद मुश्किल है। एक तरफ अपनों की बगावत है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस खड़ी है। विपक्षी पार्टी ने बीजेपी को मात देने के लिए अपने धुरंधरों को मैदान में उतार दिया है। साथ ही सिंधिया के गढ़ में सेंधमारी के लिए सचिन पायलट की लैंडिंग कराई गई है। उपचुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची में पायलट का नाम भी शामिल है। इसके अलावा राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, कमलनाथ, प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हैं। वहीं 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी कांग्रेस ने प्रचार की कमान सौंपी है, जिसमें राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। इन दिग्गजों को कमान सौंपकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ बिसात बिछाई है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल सिंधिया की बढ़ाई है, क्योंकि राज्य की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें 16 सीटें ऐसी हैं जो सिंधिया के गढ़ यानी ग्वालियर और चंबल प्रभाग से आती हैं। इन 16 सीटों में से 9 सीटें गुर्जर बाहुल्य हैं। ऐसे में पायलट इन सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं, इसीलिए कांग्रेस ने यहां मास्टर स्ट्रोक चला है। विपक्षी दल की इसी चाल से बीजेपी बौखला उठी है, इसीलिए अब कमलनाथ के बेटे को बीच में ले आई है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की सूची में मध्य प्रदेश के इकलौते लोकसभा सांसद नकुल नाथ जी गायब हैं, जो स्वयं ये कहते थे कि उपचुनाव में वे युवाओं के बीच में प्रचार करने की जिम्मेदारी संभालेंगे और बाकी पूर्ण मंत्री गण उनके सहयोगी होंगे। अब बीजेपी का बौखलाना लाजमी है, क्योंकि इस वक्त वो खुद सिंधिया को लेकर घिरी हुई है। ऐसे में जब कांग्रेस ने दांव खेला है, तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात अर्थव्यवस्था पर सरकार की खुलती पोल की। देश की अर्थव्यवस्था लगातार गोते लगा रही है। कई महीनों से स्थिति ही संभल नहीं रही है। इस हालातों के बीच रेटिंग एजेंसियां भी आंकड़े जारी कर देश की दुर्गति को दर्शा रही हैं, लेकिन सरकार को इन चेतावनियों से डर नहीं लगता। वो तो बेफिक्र होकर बैठी है, ये सोचे बैठी है कि अर्थव्यवस्था गिरेगी नहीं बल्कि ऊपर उठेगी। इस सोच से सवाल उठता है कि क्या सरकार झूठी है या फिर आंकड़े। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार अनुमान लगाया जा रहा है कि हालात आने वाले दिनों में और खराब होंगे, लेकिन इस अलर्ट के बावजूद सरकार संभलने को तैयार नहीं है।
बल्कि सरकार का दावा तो ये है कि हालात खराब नहीं होंगे, हम बांग्लादेश से पीछे नहीं जाएंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 2019 के दौरान बांग्लादेश की तुलना में भारत जीडीपी के आधार पर क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी में 11 गुना ज्यादा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हम पीछे नहीं जाएंगे। वहीं देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि भविष्य में बांग्लादेश अधिक उपयुक्त आर्थिक मापदंडों पर भारत से आगे नहीं निकलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बस एक ही इंडिकेटर का अनुमान है, ये किसी भी देश के वेलफेयर का औसत आंकड़ा बताता है। सरकार को ये सफाइयां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस ट्वीट पर देनी पड़ रही हैं जिसमें उन्होंने IMF का एक चार्ट शेयर किया था जिसमें भारत की जीडीपी में 10.30% गिरावट का अनुमान जारी किया गया है। ग्राफ में दिखाया गया है कि महामारी के दौरान बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चीन और भूटान की जीडीपी में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं श्रीलंका, अफगानिस्तान और भारत की जीडीपी में गिरावट देखने को मिल रही है। भारत की जीडीपी में अफगानिस्तान से ज्यादा गिरावट दिखाई जा रही है। इस चार्ट में दिखाया गया है कि अगले वित्त वर्ष में अफगानिस्तान की जीडीपी में 5% गिरावट देखने को मिली है, जबकि भारत की जीडीपी -10.30% बताई जा रही है। IMF के आंकड़ों से पहले वर्ल्ड बैंक ने भी चेतावनी दी थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। महामारी के कारण कंपनियों और लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं। इसके साथ ही पूर्णबंदी का भी देश पर गहरा असर हुआ है। बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2020 में शुरू हुए चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। इस अलर्ट के बाद भी सरकार ये मान बैठी है कि हम बांग्लादेश से पीछे नहीं जाएंगे। अब जब आंकड़े ऐसे आएंगे तो भला देश कैसे न पिछड़ेगा। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।